हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज 10वीं कक्षा का एक नया चैप्टर, भारत में राष्ट्रवाद। तो आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद कैसे भारत में आया, राष्ट्रवाद के कौन लोग, किन किन लोगों ने भारत में लोगों के प्रति राष्ट्रवाद की भावना जगाई। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद हम लोग उसे कह सकते हैं कि एक पूरा देश, पूरे देश का जितना सीमा है, सीमा के अंदर रहने वाले लोग, अभिन्न तरह के भाषा बोलने वाले लोग, भिन्न भिन्न जाति धर्म के रहने वाले लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग जब मिलजुल कर कोई काम करते हैं तो उन्हें राष्ट्रवाद कहा जाता है। ये एक चीज़। दूसरी चीज़ ये भी बोल सकते हैं कि देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति कोई भी काम किया गया काम, ठीक है, उसे हम लोग राष्ट्रवाद कह सकते हैं। ठीक है, मतलब तो हम लोग जानेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया। तो भारत में राष्ट्रवाद देखिए, उस समय 1900, ये कहानी हम लोग आज जो देखेंगे राष्ट्रवाद की, ये 1900 के आसपास की कहानी देखेंगे हम लोग। ठीक है, कि उस समय भारत की स्थिति क्या थी, भारत के लोग कैसे कैसे लोग थे उस समय। तो भारत उस समय ब्रिटिश का गुलाम था। किसका गुलाम था? ब्रिटिश का गुलाम था। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने तो उपनिवेश अपना कर रखा था ब्रिटिश लोगों ने। ठीक है, अब जो थे वो छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे मतलब अलग अलग तालुका, अलग अलग जगहों में, छोटी छोटी मतलब लोगों में राष्ट्रवाद के प्रति ब्रिटिश के खिलाफ, ठीक है, जागरूक हो रहे थे। ठीक है, आंदोलन कर रहे थे छोटे छोटे समूहों में। तो उतने सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। जब तक लोग एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो कैसे ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा पाएंगे। तो इसी बीच एक नेता का आगमन होता है। ठीक है, एक बहुत बड़े राजनेता का आगमन होता है, उसका नाम है महात्मा गांधी। ठीक है, और इनके आने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, कांग्रेस तो 1885 में ही बन गई थी, 1885 में ही बनी थी। तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, गांधी जी के द्वारा कांग्रेस पार्टी को ये नेतृत्व कर रहे थे कांग्रेस पार्टी का। तो इनके द्वारा जितनी भी छोटे छोटे संगठन चल रहे थे जो कि देश के लिए आवाज़ उठा रहे थे, किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। ठीक है, तो इन्होंने सबको जोड़ने का काम किया, एक लोगों में राष्ट्रवाद के प्रति भावना जगाई। ठीक है, तो राष्ट्रवाद के प्रति भावना क्या थी? एक तरह से मतलब लोगों में एक ऊर्जा उन्होंने दिया। इससे पहले वो अफ्रीका में थे। ठीक है, अफ्रीका से 1915 में वापस आए। अफ्रीका में भी उन्होंने सत्याग्रह चलाया था। ठीक है, और उन्होंने रंग भेद के खिलाफ अच्छा खासा उन्होंने सत्याग्रह किया और वहाँ खासे सफल भी हुए थे। तो इस चीज़ को हम लोग समझ गए कि राष्ट्रवाद होता क्या है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के बाद धीरे धीरे स्थिति कैसे, राष्ट्रवाद जब मतलब धीरे धीरे लोगों में मतलब आने शुरू हुई, तो उस समय चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध पूरे विश्व में। ठीक है, तो ये कौन सा साल था? 1914 से लेकर 1918 का। इसमें हिस्सा कौन ले रहे थे? भारत हिस्सा नहीं ले रहा था। एक चीज़ हम लोग अच्छे से जान लें, भारत हिस्सा इसमें नहीं ले रहा था। तो भारत के लोग हिस्सा ले रहे थे उसमें, इसमें ब्रिटिश की तरफ से। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा संख्या में। तो हिस्सा कौन ले रहे थे? ब्रिटिश। ये मित्र राष्ट्र देश की तरफ से हिस्सा ले रहे थे ब्रिटिश। ठीक है, तो ब्रिटिश में किसके तरफ से हिस्सा ले रहे थे? मित्र राष्ट्र देश की तरफ से। ठीक है, इसके खिलाफ कौन देश थे? जर्मनी थे, इटली। ठीक है, ऑस्ट्रिया। तो ब्रिटिश की स्थिति वहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं थी, मतलब आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती चली जा रही थी, आर्थिक क्षति बहुत ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, अगर पर डे का बोला जाए तो 6 लाख पाउंड उस समय एक दिन का खर्च आसपास था इसका। किसका? ब्रिटिशर्स का था। ठीक है, अब ये लोग क्या करने लगे, जब इसकी आमदनी घटने लगी, किसकी आमदनी घटने लगी? ब्रिटिशर्स की आमदनी घटने लगी। कहाँ पर? प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ रहे थे, इसकी आमदनी घटने लगी। एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि ब्रिटिश द्वारा, ठीक है, जब ये विश्व युद्ध में गए तो इन्होंने भारत के लोगों को एक आस जगाई थी कि ठीक है, आप हमारे लिए युद्ध में लड़िए, हम जब जीत के आएंगे युद्ध तो हम आपको आज़ाद कर देंगे। ठीक है, तो भारत के लोग इसमें सहयोग, खास करके महात्मा गांधी ने भी लोगों को आग्रह किया, गांव-गांव में जाकर प्रचार किया उन्होंने कि आप अंग्रेजों के लिए लड़िए। ठीक है, और उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने जबरन सेना भर्ती भी उन्होंने करना आरंभ कर दिया। किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, अंग्रेजों ने जबरन सेना भर्ती, गांव से लोग उठा कर मतलब लोगों को भर्ती करने लगे ज़बरदस्ती सेना में, क्योंकि उनको यहाँ पर
बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था सेनाओं का, ठीक है, किसका, ब्रिटिश का, अंग्रेज का, जो लड़ रहे थे प्रथम विश्व युद्ध में। तो यहाँ पर लोगों में, जो ग्रामीण लोगों में जो था आक्रोश, बहुत ज़्यादा उभर के धीरे धीरे सामने आने लगा, गुस्सा, और स्थिति ज़्यादा बिगड़ती चली गई, किसकी, अंग्रेजों की, ठीक है। तो अब उन्होंने देखा कि रक्षा बजट यहाँ पर अब उसको बढ़ाना है, तो रक्षा बजट बढ़ाने के लिए क्या किया उन्होंने, यहाँ पर आयकर मतलब इनकम टैक्स उन्होंने शुरू किया, ठीक है। इनकम टैक्स, हर चीज़ों में आपको टैक्स देना पड़ेगा, किसमें, हर एक चीज़ में टैक्स देना पड़ेगा, किसको, हम लोगों को, भारतीय को, ठीक है। हर चीज़ों के दाम दोगुने कर दिए उन्होंने, हर चीज़ों के लगभग दाम, कोई भी चीज़ हम लोग सामान खरीद रहे हैं, मतलब एक छोटा मोटा सामान भी खरीद रहे हैं, मतलब जिस तरह से उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के शुरू में कहा था कि आप लोग हमारे लिए लड़िए, हम आपको आज़ाद कर देंगे, लेकिन उल्टा क्या हो रहा है यहाँ पर कि इनकम टैक्स भी भारतीय पर उन्होंने लगा दिया, दाम भी दोगुने कर रहे हैं हर चीज़ों का, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको आर्थिक क्षति बहुत ज़्यादा हुई थी, ठीक है। तो रक्षा बजट उन्होंने बढ़ाने का फैसला किया। सेना तो लड़ ही रहे थे भारत की तरफ से, ठीक है। एक और चीज़, जो सीमा शुल्क उन्होंने बढ़ा दिया इसमें, ठीक है। क्या चीज़, सीमा शुल्क, मतलब एक जगह से जो दूसरे जगह लोग जाते थे, मतलब व्यापार करते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा शुल्क लिया जाने लगा, किन लोगों के द्वारा, भारतीय के द्वारा, ठीक है। तो अब देखिए स्थिति अंग्रेजों की यहाँ पर और खराब धीरे धीरे होती चली गई, लेकिन उस समय भारत में स्थिति उतनी अच्छी अभी हुई नहीं थी कि फसल बर्बाद, ये बहुत बड़ा कारण रहा भारत का उस समय कमज़ोर होने का, पूरे देश में फसल बर्बाद होने लगा, ठीक है। एक तरह की बीमारी फैल गई और भयंकर महामारी हुई, बहुत ज़्यादा भयंकर महामारी हुई, ठीक है। भयंकर महामारी का एक नतीजा क्या हुआ कि पूरे देश में तकरीबन 120 से 130 लाख लोग, इतने लोग आसपास पूरे देश में मारे गए। तो ये करीबन आंकड़ा कितना बनता है, लगभग 1.25 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख। ये कब की घटना है, ये 1918, 19, 20, 21, जब भारत को लग रहा था कि हमें यहाँ पर आज़ादी मिल जाएगी अंग्रेजों से, ठीक है। क्योंकि विश्व युद्ध से पहले उन्होंने कि भारतीयों से कहा था कि नहीं ठीक है, अगर हम जीत के आएंगे, और प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र देशों की जीत हुई यहाँ पर, ठीक है। इंग्लैंड की जीत हुई और किसकी हार हुई थी, जर्मनी की हार हुई थी, ठीक है। जर्मनी की हार हुई और वर्साई की संधि में अच्छा खासा जर्मनी को नुकसान भी चुकाना पड़ा था। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। और लेकिन उन्होंने क्या, उनका जब आर्थिक बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो उन्होंने भारत में क्या किया, रक्षा बजट बढ़ाने का फैसला किया था, ठीक है, जिससे भारत के लोगों में और ज़्यादा रोष पैदा होने लगा। और ठीक उसी समय हमारे देश में गांधी जी का आगमन होता है। कब होता है, 1915 में, ठीक है। कहाँ से आए थे ये, अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका क्यों गए थे, अब वकालत करने गए थे। इसके अगले पार्ट में हम लोग इसको तफतील से चर्चा करेंगे गांधी जी के बारे में, कि अफ्रीका गए, अफ्रीका के बाद आने के बाद पूरे देश में वो किस तरह से घूमे, ठीक है। कि अफ्रीका से जब वो वापस आए, एक चीज़ बता दूं मैं कि पूरे देश इनको घूमने का सलाह दिया था। इसके गुरु थे कौन, जानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। इनको गांधी जी को सलाह दिया था कि पूरे देश को पहले आप घूमिए, ठीक है। स्थिति देखिए पूरे देश में जिस तरह से भयंकर महामारी और फसल बर्बादी हुआ है, ठीक है। पूरे देश को घूमिए और स्थिति देखिए, उसके बाद आपको जैसा लगे आप बेहतर कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने चंपारण सत्याग्रह उन्होंने किया, उसके बाद फसल बर्बाद जो हुआ था, खेड़ा आंदोलन भी उन्होंने किया, उसके बाद अहमदाबाद में मजदूर लोगों का भी उन्होंने वहाँ पर साथ दिया। तो इस तरह से बहुत सारे आंदोलन उनके द्वारा किए गए। तो अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि गांधी जी की भारत में क्या स्थिति रही, सत्याग्रह का कैसे कैसे उन्होंने सत्याग्रह को आगे ले गए और कैसे धीरे धीरे भारत आज़ादी की ओर बढ़ चला। तो थैंक यू दोस्त, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें। और इसका अगला जो भाग होगा वो महात्मा गांधी से टॉपिक पे बात होगा और उनके आंदोलनों पर। शुक्रिया।